स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस के थर्ड चैप्टर लोकतंत्र और विविधता के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि इसके नाम से ही विदित है कि लोकतंत्र और विविधता, यानी कि लोकतंत्र, डेमोक्रेसी और विविधता, यानी कि जो भी डिफरेंसेस हैं, यानी कि विभिन्न तरह के लोकतंत्र में जाति, धर्म, भाषा के आधार पर बहुत अधिक विभिन्नता, यानी कि एक दूसरे से जो शारीरिक बनावट, धर्म, लिंग, जाति, कबीले आदि के आधार पर बहुत सारी विभिन्नताएं या असमानताएं पाई जाती हैं और उन सभी असमानताओं के बीच सामंजस्य बैठाने की कोशिश लोकतंत्र करता है। तो आज हम इस चैप्टर में सामाजिक विभाजनों की सार्वजनिक अभिव्यक्ति के उदाहरण के बारे में पढ़ेंगे कि एक लोकतंत्र में इतनी विविधताओं के होते हुए भी वो इन विविधताओं, इन डिफरेंसेस के बीच समानता, इक्वालिटी, यानी कि सामंजस्य बैठाने की कोशिश करता है। तो इसकी शुरुआत हम मैक्सिको ओलंपिक की कहानी से करेंगे। ठीक है, मैक्सिको में ये थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपको जो है याद रहे। इस पृष्ठ पर छपी तस्वीर अमेरिका में चले नागरिक अधिकार आंदोलन की एक प्रमुख घटना से संबंधित है। 1960 के दशक में जो अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चला था, उसमें जो ये आपको तस्वीर दिखाई दे रही है, जिसमें आपको 3 जो धावक हैं या खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं, ये वहाँ की है। और यहाँ ये उस टाइम पीरियड की बात है जब अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चला था। 1968 में मैक्सिको में की सिटी में हुए ओलंपिक मुकाबलों की 200 मीटर दौड़ में पदक समारोह की तस्वीर है। जो मैक्सिको में, ये क्वेश्चन 1 नंबर में आता है कि मैक्सिको में ओलंपिक खेल कब हुए थे? 1968 में हुए थे। और उसमें जो 200 मीटर की एक दौड़ के पदक समारोह की तस्वीर है। अमेरिका का राष्ट्रगान बज रहा था। ठीक है, जैसे ही मतलब खेल हो रहे थे, वहाँ पर अमेरिका का राष्ट्रगान बज रहा था। अमेरिका का राष्ट्रगान बज रहा था और सिर झुकाए तथा मुट्ठी ताने हुए जो 2 खिलाड़ी खड़े हैं, वे अमेरिकी धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं 2, ठीक है, ये मुट्ठी बंद है और सर झुकाए खड़े हैं। इनका नाम, एक का नाम क्या है? टॉमी स्मिथ और दूसरा जॉन कार्लोस है। ये अफ्रो अमेरिकी, यानी कि जिनके पूर्वज अफ्रीका के थे और जो अमेरिका में आकर पहले बस गए थे, यानी कि पहले वो अमेरिका में काम करने के लिए आए और उनके पूर्वज वहीं आकर बस गए। वो क्या है? वैसे तो वो अमेरिकी हैं, लेकिन वो रंग से काले हैं, इसलिए उन्हें अफ्रो अमेरिकी कहा जाता है। इन्होंने क्रमशः स्वर्ण और कांस्य पदक जीता। उन्होंने जूते नहीं पहने थे। उन्होंने वैसे तो सिल्वर और गोल्ड मेडल जीता था, नहीं सॉरी, ब्रॉन्ज और गोल्ड, लेकिन वो क्या दिखा रहे हैं कि उन्होंने जूते नहीं पहने, सिर्फ मोजे पहने हुए थे, यानी कि सॉक्स पहनी हुई थी। और पुरस्कार लेकर ये दोनों जताने की कोशिश की कि अमेरिकी अश्वेत लोग गरीब हैं। स्मिथ ने अपने गले में एक काला मफलर जैसा परिधान भी पहना था जो अश्वेत लोगों के आत्मगौरव का प्रतीक है। कार्लोस ने मारे गए अश्वेत लोगों की याद में काले मनकों की माला, यानी कि उन्होंने काले कपड़े भी पहने थे जो विरोध का प्रतीक हैं। अब वो क्यों विरोध कर रहे थे? ये बात, अपने इन प्रतीकों और तौर तरीकों को उन्होंने अमेरिका में होने वाले रंगभेद के प्रति अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान खींचने की कोशिश की थी। उन्होंने ऐसा एक ओलंपिक खेलों में किया। क्यों? क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य देशों के जो भी थे, उनका ध्यान, जो अमेरिका में लोगों के साथ रंगभेद की नीति की जाती है, उसकी ओर वो उसका ध्यान खींचना चाहते थे। यानी कि उनके साथ जो रंगभेद, यानी कि रंग के आधार पर भेदभाव, अमेरिका में पहले गोरे और काले का भेदभाव बहुत अधिक था। गोरे लोग काले लोगों के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव करते थे। उनके स्कूल्स भी अलग थे, उन्हें राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त नहीं थे, इस तरह से। ठीक है, और उन्होंने काले दस्ताने भी पहने हुए थे। बंधी मुट्ठियां अश्वेत शक्ति की प्रतीक है कि वैसे तो वो एक हैं। रजत पदक जीतने वाले ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नॉर्मन ने पुरस्कार समारोह में अपनी जर्सी पर मानव अधिकार का बिल्ला लगाकर इन दोनों अमेरिकी खिलाड़ियों के प्रति अपना समर्थन जताया। और जो तीसरे धावक थे, तीसरे जो खिलाड़ी थे, एथलीट थे, वो ऑस्ट्रेलिया के थे, पीटर नॉर्मन, उन्होंने भी उनका साथ दिया और अपनी जो जर्सी थी उस पर मानव अधिकार का बिल्ला उन्होंने लगाया।
कार्लोस और स्मिथ द्वारा अमेरिकी समाज के आंतरिक मामलों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाना। यहाँ पर ये सवाल उठता है कि क्या अमेरिका के जो आंतरिक मामले हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाना उचित था या नहीं था? क्या आप उनके काम को राजनीतिक मानेंगे? पीटर नॉर्मन, जो न तो अमेरिकी थे न श्वेत थे, वो उनके विरोध में क्यों शामिल हुए? क्या आप उनकी जगह होते तो ऐसा करते? यहाँ पर ये कई सारे सवाल उठते हैं कि जब वो तो अश्वेत नहीं था, उसके साथ तो नॉर्मन के साथ तो रंगभेद की नीति नहीं अपनाई जाती थी, तो फिर वो उनके साथ शामिल क्यों हुआ? तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने कार्लोस और स्मिथ द्वारा राजनीतिक बयान देने की इस युक्ति को ओलंपिक भावना के, लेकिन जो वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक समिति थी उसने स्मिथ और कार्लोस की जो ये भावना थी उसको गलत ठहराया। उन्होंने उसका ओलंपिक का उसे अपमान बताया और उनके विरुद्ध एक्शन लिया गया। इसमें जो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है, ये भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। एफ्रो अमेरिकन, अश्वेत अमेरिकी, अश्वेत शब्द है उन अफ्रीकी लोगों के वंशजों के लिए प्रयुक्त होता है जिन्हें 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी के शुरुआत तक अमेरिका में गुलाम बनाकर लाया गया था। ठीक है, और वो फिर अब वहीं के रह गए थे। दूसरा है अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन। तो अमेरिका में नागरिकों को समान अधिकार दिलाने के लिए 1954 से 1968 के बीच में अधिकार आंदोलन चला था, जिसमें नस्ल आधारित भेदभाव को मिटाना ही मुख्य उद्देश्य था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर की अगुवाई में लड़े इस आंदोलन का स्वरूप पूरी तरह अहिंसक था। इसने नस्ल के आधार पर भेदभाव, कानूनों और व्यवहार को समाप्त करने की मांग को उठाया था। नेक्स्ट इसमें आ जाता है अश्वेत शक्ति आंदोलन। यह आंदोलन 1966 में उभरा और 1975 तक चलता रहा। नस्लवाद को लेकर इस आंदोलन का रवैया ज़्यादा उग्र था। ठीक है, कि जो भी उनके साथ रंगभेद की नीति अपनाई जाती है उसके लिए इन्होंने उग्र रवैया अपनाया। अब जो स्मिथ और कार्लोस थे उनके साथ जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति थी उन्होंने उनको दोषी करार दे दिया और उनको इस एक्ट की या इस काम की एक कीमत चुकानी पड़ी और उन्हें ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया जो नॉर्मन थे ऑस्ट्रेलिया के धावक उनको भी इसकी कीमत चुकानी पड़ी और उन्हें भी ऑस्ट्रेलिया की अगली बार जो भी ओलंपिक गेम थे उसमें जगह नहीं दी गई। और इससे लेकिन एक फ़ायदा यह हुआ इससे कि इस तरह से इसका विरोध करने से जो नॉर्मन और जो कार्लोस थे वो पूरी दुनिया का ध्यान अमेरिका में हो रहे रंगभेद के आधार पर जो भेदभाव हो रहा था उसकी तरफ खींचने में वो क्या रहे, कामयाब रहे। नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है कि कुछ दलित समूहों ने 2001 में डरबन में हुए संयुक्त राष्ट्र के नस्ल विरोधी सम्मेलन में हिस्सा लेने का फैसला किया। अब कई बार हो जाता है, कई बार एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डरबन में दलित समूह सम्मेलन या नस्ल विरोधी सम्मेलन कब हुआ था या 2001 में कहाँ पर हुआ था। तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि डरबन में हुआ था, 2001 में हुआ था और नस्ल विरोधी सम्मेलन था। नेक्स्ट इसमें इम्पोर्टेंट जो आता है बेटा वो है समानताएं, असमानताएं और विभाजन। ठीक है, ऊपर दिए गए उदाहरण में खिलाड़ी सामाजिक बंटवारे और सामाजिक भेदभाव को अपने तरीके से विरोध कर रहे थे। हमने जो भी ऊपर पढ़ा उसमें जो वहाँ के खिलाड़ी थे उन्होंने इसका विरोध किया। पिछले 2 अध्याय में भी हमने सामाजिक बंटवारे के अन्य रूपों को देखा कि किस प्रकार बेल्जियम और श्रीलंका में क्षेत्रीय विभाजन या सामाजिक विभाजन मौजूद हैं। बेल्जियम में सामंजस्य बैठाया गया है जबकि श्रीलंका में इस तरह गृहयुद्ध की स्थिति बनी रहती है क्योंकि वहाँ पर जो विविधता है उसमें एकता स्थापित करने की कोशिश नहीं की गई है। अब नेक्स्ट इसमें आ जाता है सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति, कि किस तरह से समाज में भेदभाव या असमानताएं उत्पन्न होती हैं। तो सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन्म पर आधारित होता है और सामान्य तौर पर अपना समुदाय चुनना हमारा वश नहीं होता। सामाजिक विभाजन किस पर आधारित होता है? जन्म पर आधारित होता है, यानी कि हमने किस धर्म में जन्म लिया है,
हमारे पूर्वज किस धर्म को मानते आ रहे हैं, हमारे पेरेंट्स किसको मानते हैं, हम किस जाति के हैं, तो उस चीज़ से हमारे साथ वहीं से वो भेदभाव शुरू हो जाता है और हम उसको चाहकर भी हम नहीं बदल सकते। हमारा जन्म उस समुदाय के एक परिवार में हुआ होता। जन्म पर आधारित सामाजिक विभाजन का अनुभव हम अपने दैनिक जीवन में लगभग हर रोज़ करते हैं कि चाहे कोई स्त्री पुरुष लंबा हो या छोटा, या सबकी चमड़ी का रंग अलग अलग है, उनकी शारीरिक क्षमताएं या क्षमताएं अलग अलग हैं। बहरहाल सभी किस्म के सामाजिक विभाजन सिर्फ जन्म पर आधारित नहीं होते, कुछ हमारी पसंद और चुनाव के पर भी आधारित तय की जाती है। कई लोग अपने माँ बाप और परिवार से अलग अपनी पसंद का भी धर्म चुन लेते हैं। हम सब लोग पढ़ाई के विषय में पेशे, खेल या सांस्कृतिक गतिविधियों का चुनाव अपनी पसंद से करते हैं। यानी कि हर कुछ हमारे जन्म पर जो भी भेदभाव है वो सारे हमारे जन्म पर आधारित नहीं होते बेटा, कुछ हम अपनी मर्जी से भी चुन सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती। ये क्वेश्चन भी वेरी इम्पोर्टेंट में आता है कि क्या हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप ले लेती है? नहीं लेती है तो क्यों, और लेती है तो भी क्यों? सामाजिक विभिन्नताएं लोगों के बीच बंटवारे का एक बड़ा कारण होती ज़रूर है, लेकिन यही विभिन्नताएं कई बार अलग अलग तरह के लोगों के बीच पुल का भी काम करती हैं। हमारे समाज में जो बहुत सारी विभिन्नताएं हैं वो लोगों के बीच बंटवारे का तो मतलब वो तो अलग है, विभिन्नताएं हैं तो अलग तो हैं ही, लेकिन कई बार ये उनको जोड़ने का भी काम करती हैं। उदाहरण जैसे इसमें कार्लोस और स्मिथ एक हिसाब से समान थे, जबकि नॉर्मन ठीक है श्वेत थे। वो दोनों तो अफ्रो अमेरिकी थे, लेकिन नॉर्मन क्या थे? वो तो श्वेत थे, वो तो ऑस्ट्रेलिया के थे। उन तीनों में एक समानता थी। क्या समानता था थी इन तीनों में? कि वो नस्ल पर आधारित भेदभाव के खिलाफ थे। यानी कि उनमें विभिन्नता होते हुए भी उनमें क्या सामाजिक एकता देखी जा सकती है। तो इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हर सामाजिक विभिन्नता जो है वो विभाजन का रूप धारण नहीं करती है। यह एक धर्म को मानने वाले लोग खुद को एक ही समुदाय का सदस्य नहीं मानते। जैसे हम मान लो हम हिंदू हैं, हम सिख हैं, ईसाई हैं, लेकिन जब भारतीय की बात आती है तो हम सब क्या हो जाते हैं कि नहीं, हम सब भारतीय हैं। ठीक है, उसी तरह से कोई भी हम जाति के हैं, किसी भी पंथ के हैं, लेकिन जब जाति से ऊपर क्या आ जाता है, धर्म आ जाता है कि हम हिंदू धर्म के हैं, हम सिख धर्म के हैं, हम मुस्लिम से के हैं। ठीक है, तो वो उसके ज़्यादा करीब उसको महसूस करते हैं। तो इस प्रकार से हम सभी को एक से ज़्यादा हमारी पहचान होती है। यानी कि देखो बाय चांस हम अगर गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के हैं और हम कहीं जाते हैं, ठीक है, मान लो हम एमपी वगैरह में गए और वहाँ पे हमें कोई गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट का मिल जाता है, ठीक है ना, तो मतलब हिसार की तरफ चले गए, अरे आप भी गुड़गांव के हो, मैं भी गुड़गांव से, यानी कि वहाँ पर सिमिलैरिटी हमें वो अपना सा दिखाई देता है। फिर अगर हम एक स्टेट हम दूसरे स्टेट में चले जाते हैं, अच्छा आप भी हरियाणा से हो, मैं भी हरियाणा से हूँ, कहीं साउथ में मिल गए तो वो हमें अपना सा दिखाई देता है। अब तीसरी बात आ जाती है कि अगर हम कहीं विदेश में हैं तो हम किसी इंडियन से मिलते हैं तो यहाँ पर क्या सुपीरियरिटी आ जाती है, हमारी पहचान क्या बन जाती है, अच्छा आप भी इंडियन हो, मैं भी इंडियन हूँ। यानी कि हमारी पहचान एक पहचान नहीं है, हमारी एक पहचान के नीचे दूसरी पहचान दबती चली जाती है। फिर आ जाता है बेटा इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे।